हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी पीसीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी की वन दरोगा की मुख्य परीक्षा के सिलेबस को कवर कर रहे हैं और उसी संबंध में हमने यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है जिसमें 8 प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम जो ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन की बुक है उसके एमसीक्यूज देख रहे हैं। इसका एक पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लीज हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा रेगुलर क्विज के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। आप एक बार ज्वाइन कर देखिए, अगर आपको लगता है वहां पर जो क्विज हम पोस्ट कर रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए अच्छे हैं तो आपकी तैयारी में वो काफी हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमारे टोटल सिलेबस में 26 टॉपिक है, आप सभी को पता है। 13 टॉपिक्स को डिवाइड कर मैंने 2 वीडियोस के बनाए हैं। 13 टॉपिक्स हम पहले कवर कर चुके हैं। आज हम 14 से लेकर 26 चैप्टर जो इसमें है उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला, संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम या फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में समाविष्ट है। भारत में पहली बार बैंगा जनजाति को पर्यावास का अधिकार दिया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है तथा इसकी घोषणा करता है। तो इसमें से हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है केवल 1 और 2। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इससे कोई संबंध नहीं है। जो मिनिस्ट्री ऑफ आपकी ट्राइबल अफेयर्स होती है, ठीक है, जनजातीय मामलों का जो मंत्रालय है, वो ये निर्णय लेता है कि पीवीटीजी आपका पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इसको डिक्लेयर किया जाएगा। तो केवल 1 और 2 सही है, तीसरा इसमें सही नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय या नोडल एजेंसी है? देखिए मैंने आपको ऊपर बता दिया। तो जनजातीय मामलों का जो मंत्रालय है जिसको आप इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बोलते हो, वो इसके लिए मंत्रालय है। देखिए ये जो एक्ट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यूपीएससी में भी इससे लगातार प्रश्न बने हैं, प्री में भी और मेंस में भी। तो मुझे लगता है शायद फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 से आपका एक प्रश्न बनने की उम्मीद है। आगे देखते हैं, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी एक्ट कब पारित हुआ? तो फॉरेस्ट राइट एक्ट आपका 2006 का है, ऑप्शन बी। आदिवासियों और अधिकारियों के बीच संघर्ष को कौन समाप्त करता है? आपके जो बेसिकली लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो इसको समाप्त करते हैं कि किस पर किसका हक है, जिससे जो आदिवासियों और अधिकारियों के बीच में कोई भी एक तरह से डिस्प्यूट नहीं होता। वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को वन भूमि पर उनके अधिकारों को किसके द्वारा मान्यता मिलती है? तो किसके द्वारा मान्यता मिलती है? फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के द्वारा। कितने वर्षों तक वन भूमि पर वास्तविक आजीविका की जरूरतों हेतु निवास करने वालों को अधिकार प्राप्त होता है? तो कितने वर्षों तक? आपका इसका सही उत्तर होगा 75 वर्षों तक, 75 ईयर्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चैप्टर 14। अब हम देखते हैं चैप्टर 15 जिसमें हम वन आपदाओं की चुनौतियां और रोकथाम देखेंगे, यानी चैलेंजेस एंड प्रिवेंशन ऑफ फॉरेस्ट डिजास्टर, जो हमारा 15वां चैप्टर है। इसका पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पानी और मिट्टी जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण करते हैं? हम सभी को पता है जो वन है वो मिट्टी को कहीं ना कहीं आपस में बांधे रखते हैं क्योंकि इनकी जड़ें काफी गहरी होती हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। इसमें से वन क्या करते हैं? भूमि क्षरण को रोकते हैं, बिल्कुल ठीक। भू सतही जल को स्वच्छ कर भूमिगत जल भेजते हैं, बिल्कुल ठीक। जमीन की नमी को बरकरार रखते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तीसरा देखते हैं, पशु पक्षी और जीव जंतुओं का आश्रय स्थल क्या होता है? वन। वनों से प्राप्त होने वाली गौण उपज है बेसिकली आपका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। क्या होता है ये मैं आपको पूरा बता चुका हूं। इसके बारे में आप मेरे जो टेलीग्राम पे फ्री पीडीएफ पड़ा हुआ है उसको पढ़ लीजिए, आपका काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो गोंद आपका इसमें आता है, शहद भी आता है और लाख आपका, तीनों ही इससे हमें प्राप्त होते हैं। ऑप्शन आपका डी सही है। वन से क्या प्राप्त होता है आपको? तो वन से हमें बेसिकली कच्चा माल, ठीक है, रॉ मटेरियल मिलता है, बेंत का फर्नीचर मिलता है। सोना देखिए वनों से कोई ऐसा फॉरेस्ट प्रोड्यूस नहीं है सोना। तो ए और बी ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। किससे मिट्टी को जीवाश्म की प्राप्ति होती है? तो किससे मिट्टी को जीवाश्म की प्राप्ति होती है? वृक्षों से भूमि पर गिरने वाली पत्तियों से, ठीक है, लेटर इसको बोलते हैं। सातवां, पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से प्रत्येक देश के समस्त भौगोलिक क्षेत्रफल में कम से कम कितने भाग पर घना वृक्षावरण होना चाहिए? हमारी जो फॉरेस्ट पॉलिसी है 1952 की वो कहती है लगभग 33% वनावरण आपका होना चाहिए, यानी 1/3। किसके कारण विश्व में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का तेजी से विनाश हो रहा है? तो किसके कारण ये विनाश हमें देखने के लिए मिल रहा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में?
झूम खेती के कारण। झूम कल्टीवेशन में आपको बता चुका हूँ, अलग अलग देश में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं आपने सुना होगा इसको लदांग बोलते हैं, भारत में इसको झूम के नाम से जाना जाता है। भारत में भी इवन अलग अलग जगह पर इसको अलग नाम से जाना जाता है। तो झूम खेती की वजह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का तेजी से आपका विनाश हो रहा है। नवा, किसके कारण वनों का तीव्र गति से तथा लघुत्तम समय में विनाश होता है? आपका बहुत शॉर्ट टर्म में विनाश किसके कारण हो जाता है, बहुत कम समय में? तो वनाग्नि के कारण। ठीक है, भारत में भी वनाग्नि की घटनाएं अगर आप पिछले 1 साल में देखेंगे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, चाहे वो उत्तराखंड में लगी हो आग, या चाहे सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो कि उड़ीसा में स्थित है, और अभी हाल ही में मैंने डाला था केरल के कुछ क्षेत्रों में आग ये लगी थी। तो ये काफी ज्यादा हानिकारक होती है और बहुत कम समय में बहुत बड़े जंगल के क्षेत्र का विनाश कर देती है। गरीबी सबसे अधिक प्रदूषण फैलाती है, यह वक्तव्य किसका? बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, या आप बेसिकली ऐसे वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट इंदिरा गांधी जी का है। 11वां देखते हैं, बांधों के पीछे निर्मित वृहद जल भंडारों में जल के संग्रह होने पर किससे आच्छादित विस्तृत भूभाग जलमग्न हो जाता है? तो कौन से भूभाग इसमें जलमग्न हो जाते हैं? जो वनों से आच्छादित होते हैं। 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वन उन्मूलन के प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो वन उन्मूलन के प्रभाव के लिए क्या क्या इसमें उत्तरदायी आपको देखने के लिए मिलेंगे? ऑप्शन ए, पानी की कमी। आगे, वनों के पेड़ों की कटाई किस ढंग से होनी चाहिए? तो वनों के जो पेड़ों की कटाई है वो आपकी विवेकपूर्ण ढंग से और वैज्ञानिक ढंग से, साइंटिफिक तरीके से होनी चाहिए। ऑप्शन ए और बी दोनों। 14वां, निम्नलिखित में से सामाजिक वानिकी का क्या लाभ है? सोशल फॉरेस्ट्री का। रिक्त पड़ी भूमि का व्यापक उपयोग, कुटीर उद्योगों का विकास, दूषित वातावरण की स्वच्छता। तो इसमें से क्या क्या इसमें बेनिफिट्स हैं? तो तीनों ही इसके बेनिफिट्स हैं। सोशल फॉरेस्ट्री टर्म सबसे पहले भारत में 1976 में यूज किया गया है, नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन के एक रिपोर्ट में। एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर होता है, यह वर्णन हमें कहाँ मिलता है? तो यह वर्णन हमें अग्नि पुराण में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 15वां था। अब हम चैप्टर 16 देखते हैं, जो हमारा चैप्टर है वन उपज या फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में। पहला प्रश्न है, वन उपज को किस अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है? ये मैंने जब आपको वन उपज का पीडीएफ प्रोवाइड कराया था उसके पहले ही या दूसरे पैराग्राफ में ये डेफिनेशन मैंने बताई थी कि वन संरक्षण अधिनियम 1927 के आधार पर किस किस को आप फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोलते हो? तो इसका ऑप्शन होगा भारत वन अधिनियम 1927। उपयोग की दृष्टि से वन उपज को किस प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है? तो किन प्रकारों में आप इसको विभाजित करते हो? बेसिकली पहला होता है आपका टिम्बर फॉरेस्ट, फिर होते हैं नॉन टिम्बर फॉरेस्ट, ठीक है, फिर आपके बेसिकली माइनर मिनरल्स या गौण खनिज। ठीक है, तो इन तीनों ही टाइप में इसको विभाजित किया जाता है। तो ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी। वन उपज के तहत तेंदू के पत्ते का किस उद्योग के लिए उपयोग किया जाता है? तेंदू के पत्तों से बनती है आपकी बीड़ियां। ठीक है, बीड़ी बनाने में। ऑप्शन बी। पान में उपयोग होने वाला कत्था किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? ये देखिए प्रश्न यूपी पीसीएस में भी आया हुआ है। तो खैर का एक वृक्ष होता है, ठीक है, उससे इसको बनाया जाता है। ऑप्शन ए, फोर्थ का ए। फिफ्थ देखते हैं, कौन सा औषधि पादप रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए क्या आप उपयोग करते हो? बेसिकली सर्पगंधा को इसके लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी। छठा देखते हैं, किस औषधि के कारण पार्किंसन रोग, बेसिकली पार्किंसन रोग में क्या होता है, आपके जो हाथ होते हैं, हाथों में बेसिकली कपकपी आपके होती है, तो कौन से बेसिकली किस औषधि के कारण इसको नियंत्रित आप कर सकते हो? कौन सी मेडिसिन खिलाकर? तो इसका सही उत्तर होगा एल डोपा। ये प्रश्न देखिए अच्छा है, क्योंकि पार्किंसन डिजीज आपकी काफी न्यूज में भी रहती है। वन उपज के तहत किस पादप पेड़ों पौधों का उत्पादन नहीं किया जाता? तो वन उपज के तहत किसका उत्पादन आप नहीं करते हो? आम का उत्पादन इसके तहत नहीं किया जाता। किसका उपयोग लिनोलियम, स्याही, पेंट आदि बनाने में किया जाता है? लाख, टैनिन, गोंद या रेजिन? तो इसमें से सही उत्तर आपका होगा रेजिन। ऑप्शन डी। नवा, किस वृक्ष के पत्ते जैव व जीवाणु प्रतिरोधक हैं? तो किस वृक्ष के पत्ते होते हैं आपका? इसका सही उत्तर है नीम। ऑप्शन सी। लाख वृक्ष पर किस कीड़े की राल पाई जाती है? तो लाख के वृक्ष पर आपकी बेसिकली जो केरिया लक्का, ऑप्शन ए, केरिया लक्का की लार पाई जाती है। 11वां देखते हैं, किस पौधे के पत्ते को जुकाम व खांसी के इलाज में उपयोग किया जाता है? तो 11वें प्रश्न का आपका सही उत्तर हो तुलसी। ऑप्शन बी, तुलसी का आप एक बार
साइंटिफिक नेम जरूर पढ़िएगा कि इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। किस पादप से मलेरिया नामक रोग का इलाज किया जा सकता है? तो किस पादप से, 12th का जो सही उत्तर होगा वो होगा सिंकोना। पेड़ की छाल से जो मेडिसिन बनती है उसका उपयोग आपके मलेरिया नामक रोग के उपचार में किया जाता है। प्लाज्मोडियम के कारण ये होता है। 13वां देखते हैं, कौन सी औषधि रक्तस्राव या माइग्रेन से होने वाले सिर दर्द को कम करती है? तो आपका अर्गोटेमाइन, ऑप्शन ए अर्गोटेमाइन के कारण आप या इसका उपयोग कर कर आप जो रक्तस्राव है या आपका जो खून बह रहा है और माइग्रेन से होने वाला जो दर्द है उसको कम किया जा सकता है। 14वां, वन उपज के अंतर्गत गैर इमारती वन उत्पाद यानी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस NTFP में कौन से पेड़ पौधे उत्पादित किए जाते हैं? तो इसमें आपके सोता, रेजिन और नस्कट, ये तीनों ही आपके पौधे इसमें उत्पादित किए जाते हैं, ऑप्शन डी। किस वृक्ष का उपयोग रंगने में किया जाता है? तो कलरिंग में किसका उपयोग आप करते हैं? तो सफोला के जो वृक्ष का उपयोग आपका रंगने में किया जाता है। ये हमारा हो गया 16 चैप्टर। अब हम देखेंगे 17 चैप्टर। नया चैप्टर है हमारा फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन। इसका पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वन के लिए एक तंत्र है? तो कौन सा तंत्र है आपका फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन या वन प्रमाणन? वन प्रमाणन किसको संदर्भित करता है? वन प्रबंधन इकाई प्रमाणन को, हिरासत की श्रृंखला प्रमाणन को, ए और बी दोनों को? किसको? तो ए और बी दोनों को ये संदर्भित करता है। तीसरा, वन प्रमाणन को बढ़ावा देने के लिए कौन एक चरणबद्ध दृष्टिकोण की वकालत करता है या स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोसीजर की वकालत करता है? तो तीसरे का जो सही उत्तर होगा WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, जिसकी स्थापना 1961 में की गई है और इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। चौथा, विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त वन प्रमाणन प्रणाली है। तो ग्लोबल लेवल पर आपकी कौन सी ऐसी प्रणाली है जो फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन की जो ग्लोबली एक्सेप्टेड की जाती है? तो इसका सही उत्तर है फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल। ये अच्छा देखिए प्रश्न है, फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल चौथे का एक। वन प्रमाणन का लक्ष्य समूह है। तो वन प्रमाणन का जो लक्ष्य समूह है, कागज और लुगदी कंपनियां, अनुसंधान और विकास संस्थान, प्रमाणन कंपनियां या उपयुक्त सभी? तो इसकी जो टारगेट ग्रुप है वो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। छठा देखते हैं, विदेशी अनुषंगियों और फ्रेंचाइजी का मुख्यालय कहां पर है? तो विदेशी अनुषंगियों और फ्रेंचाइजी का मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है। वन प्रमाणन कितने प्रकार का होता है? तो वन प्रमाणन की जो क्लासिफिकेशन होती है कितने टाइप का होता है? ये आपका 2 टाइप का होता है। अधिकांश वन प्रबंधन प्रमाणन मानक वन के किन पहलुओं की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करते हैं? तो 8वें का हमारा क्या होगा? आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण और तकनीक यानी उपयुक्त सभी, तीनों ही इसको तीनों को संबोधित इसमें किया जाता है। बुनियादी प्रमाणीकरण आवश्यकताओं में क्या शामिल होते हैं आपके? तो बुनियादी प्रमाणीकरण आवश्यकताओं में आपके कानून का अनुपालन करना, यानी आप बेसिकली जो भी एक तरह से बेसिक सर्टिफिकेशन आप करोगे उसमें जितने भी लॉस वगैरह होंगे उसका अनुपालन करना। 10वां, इनमें से कौन एक स्वतंत्र रेन फॉरेस्ट अलायंस का कार्यक्रम है? तो इसमें से क्या एक स्वतंत्र रेन फॉरेस्ट अलायंस का कार्यक्रम है? सोशल वर्क, इकोनॉमिक जोन, आपका केवल इकोनॉमिक जोन या स्मार्ट वुड, इसमें से क्या इसका कार्यक्रम है? जो स्मार्ट वुड है ये इसका एक कार्यक्रम है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो यही हमारा चैप्टर था। अगला देखते हैं 18वां। पहला ये हमारा चैप्टर है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट या मानव वन्यजीव संघर्ष। मानव वन्यजीव संघर्ष का क्या कारण है? वन्यजीव जनित संक्रमण, शहरीकरण, बढ़ती मानव जनसंख्या या उपयुक्त सभी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी इसके मुख्य कारण है। निम्नलिखित में से किस कारण से वन्य जीवों के आवास क्षेत्र में कमी आ रही है, यानी उनका जो हैबिटेट है वो लॉस हो रहा है या खत्म हो रहा है? तो किसके कारण? आपका शहरीकरण, भूमिकरण, निजीकरण या फैलाव? तो शहरीकरण, ठीक है, जो आपका अर्बनाइजेशन हो रहा है इसकी वजह से उनके निवास क्षेत्र में कमी आ रही है। किसके विस्तार के परिणाम स्वरूप सड़कों या रेल पटरियों में दुर्घटनाओं में अनेक पशु मारे जाते हैं या वे घायल हो जाते हैं? किसके कारण? आपका जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है या परिवहन नेटवर्क है, आपने देखा होगा कि कई बार जो ट्रेन वगैरह होती है उससे हाथी कट गए या जंगलों से जो रोड निकल रही होती है उससे कहीं ना कहीं जानवरों की टक्कर हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इसका एक बहुत बड़ा कारण है। इनमें से कौन सा प्रभाव मानव वन्यजीव संघर्ष का है? तो कौन सा प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा? समानता पर प्रभाव, सतत विकास पर प्रभाव, स्थानीय समुदायों पर प्रभाव। तो तीनों पर ही इसका प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। मानव पशु संघर्ष प्रबंधन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? लोगों और वन्यजीवों की सुरक्षा को बढ़ाना, बिल्कुल ठीक। सह अस्तित्व का पारस्परिक लाभ, तो ऑप्शन सी इसका
टारगेट होना चाहिए। किस राज्य में जंगलों के विनाश ने हाथियों को फसलों पर हमला करने के लिए मजबूर कर दिया था, जिससे हाथियों और मनुष्य दोनों की मौत हो गई थी? काफी देखिए अच्छा प्रश्न है, लगातार न्यूज में रहता है। असम में। असम में हाथियों से फसलों की सुरक्षा के लिए क्या विकसित किया गया था? सिंगल स्ट्रैंड, गैर घातक बिजली की बाढ़, ए और बी दोनों, या आपका बम टेक्निक, बम प्रयोग का। एक सीड बॉम्ब्स होते हैं, ये मैंने आपको जब एलिफेंट रिजर्व पढ़ाया था उसमें बताया था। सीड बॉम्ब से एक टेक्निक होती है, इसका प्रयोग किया गया था, इसमें पूछा जा रहा है। तो इसमें जो प्रयोग किया गया था वो सिंगल स्ट्रैंड का और गैर घातक बिजली की बाढ़, ए और बी दोनों का प्रयोग किया गया था। सोनितपुर मॉडल किस राज्य से संबंधित है? अच्छा प्रश्न है। देखिए सोनितपुर मॉडल किस राज्य से संबंधित है? ये मानव वन्यजीव संघर्ष के लिए फेमस है और ये हमारा जो असम है वहां पर यह मॉडल अपनाया गया था। नवा देखते हैं, मानव और वन्यजीव संघर्ष के कारण फसलों के नुकसान के लिए किस योजना के तहत क्षतिपूर्ति का प्रावधान है? तो किस योजना में इसकी बात की जाती है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इसको कवर किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव वन्यजीव संघर्ष का कारण नहीं है? तो भूकंप बेसिकली इसका कोई कारण नहीं है, ऑप्शन डी। बाकी परिवहन नेटवर्क ये मैंने आपको ऊपर बता दिया, और शहरीकरण इसके कारण भी उनके आवास का नुकसान होता है, तो ये भी उसका एक बहुत बड़ा कारण है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है हमारा, अगला चैप्टर जो है 19वां, जिसमें वन दरोगा के कर्तव्य और ड्यूटीज के बारे में हम देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, वन दरोगा के क्या कर्तव्य होते हैं? अवैध रूप से वृक्षों की कटाई को रोकना, घायल जानवरों और पक्षियों को स्थानांतरित करना, उपयुक्त स्थानों पर सूचनात्मक साइन बोर्ड और चेतावनी तख्तियां लगाना। तो इसमें सारे ही वन दरोगा के मुख्य कार्य हैं। वन दरोगा को किस धारा के तहत अधिकार है कि वह अपराधियों पर मुकदमा चला सकता है? तो धारा 156 के तहत उसको यह अधिकार दिया गया है कि वो अपराधियों पर मुकदमा चला सकता है। वन दरोगा किसका सर्वेक्षण करता है? वन वनस्पतियों का, स्थलाकृतियों का, जीवों का, या उपयुक्त सभी का? तो चारों तीनों का ही ये बेसिकली मॉनिटरिंग करता है या सर्वे करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वन दरोगा का कर्तव्य नहीं है? घायल जानवरों एवं पक्षियों को स्थानांतरित करना, चिकित्सा सहायता प्रदान करना, अवैध वन कटाई से प्राप्त धन को व्यक्तिगत रूप से लेना। तो देखिए ये तो इलीगल काम है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। वन दरोगा किस पर विचार कर सकता है? कृषि पर, खनन पर, आरा मिल पर, या उपयुक्त सभी पर? तो अगर आपके फॉरेस्ट में कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज चल रही हैं जिससे फॉरेस्ट की इकोलॉजी को नुकसान हो रहा है, तो वो इन सभी पर कहीं ना कहीं विचार कर सकता है। ठीक है, ये हमारा था 19वां चैप्टर। अब हम देखते हैं 20वां चैप्टर, जिसमें है एक्शन प्लान फॉर प्लांटेशन। इसमें पहला प्रश्न है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पेड़ खोदकर लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं वृक्षारोपण। किसके माध्यम से प्रकृति सभी प्राणियों पर अनंत उपकार करती है? तो किसके माध्यम से? दूसरे का क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी, पेड़ पौधों के माध्यम से। माफ कीजिएगा। पेड़ पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है? ऑक्सीजन मिलती है, फल फूल, छाया। तो ये सभी तीनों चीजें हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। चौथा, वृक्षारोपण हेतु हम पौधों की व्यवस्था किस तरीके से करते हैं? शासकीय रोपणी द्वारा, स्वयं की रोपणी बनाकर, ए और बी दोनों, केवल बीज बोकर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी शासकीय रोपणी द्वारा और स्वयं की रोपणी बनाकर। घर के आसपास वृक्षारोपण से हमें किस समस्या से निजात मिलता है? तो इससे हमें गर्मी से, धूल से और भूक्षरण, इन सभी से हमें निजात मिलती है। किस दिवस पर पेड़ पौधों के संरक्षण और उसके महत्व की चर्चा की जाती है? तो बेसिकली आपके जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है 5 जून को, उस पर इसकी बात की जाती है। सबसे पहले यह 1974 में मनाया गया था। सातवां देखते हैं, किस राज्य ने पौधागिरी अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण महाकुंभ की या वृक्षारोपण महाकुंभ योजना को प्रारंभ किया है? तो कौन से राज्य ने ये स्टार्ट की है? आपकी उत्तर प्रदेश ने पौधागिरी अभियान। आठवां देखते हैं, इनमें से कौन वृक्षारोपण का बहुउद्देश्य लाभ नहीं है? तो क्या वृक्षारोपण का बहुउद्देश्य लाभ नहीं है? शिकार करना, ऑप्शन डी। पौधारोपण में क्या क्या बाधाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी? पौधशाला में पौधशाला तैयार करने के लिए कौशल की कमी, पर्यावरण प्रदूषण के खतरों से अनभिज्ञता, राष्ट्रीयता की भावना की कमी। तो इसमें से हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? सारी ही हमें तीनों चीजें देखने के लिए मिलती है। 10वां, यूपी वृक्षारोपण महाकुंभ योजना कितने करोड़ पौधों के रोपण की इसमें बात की गई है? तो इसमें लगभग आपके 22 करोड़ पौधों के रोपण की बात की गई है। काफी अच्छा, देखिए यूपी स्पेशल का प्रश्न है। 11वां, वृक्षारोपण कार्यक्रम में क्या होता है? सड़क के किनारे वृक्षारोपण करना, नहरों के किनारे वृक्षारोपण करना, रेल मार्गों के किनारे वृक्षारोपण करना। तो तीनों ही चीजें इसमें कवर की जाती है, तो डी इसका सही उत्तर होगा। अब हम देखते हैं हमारा 21वां चैप्टर जो है फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड इट्स बेनिफिट, यानी वन पर्यावरण और उसके लाभ। इसका पहला प्रश्न है, वायु, जल, भूमि, वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु, मानव,
सब मिलकर क्या बनाते हैं? तो सब मिलकर आपका पर्यावरण बनाते हैं। पृथ्वी पर जितने भी जीवित प्राणी हैं उन्हें किसकी जरूरत है? मौसम परिवर्तन, अपक्षय, पारगमन, वन और पर्यावरण। तो उन्हें वन और पर्यावरण की जरूरत है। इनमें से कौन एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो क्या इसमें से नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? वन। वर्षा से हमें कौन सा लाभ प्राप्त होता है? आर्थिक लाभ, पर्यावरणीय लाभ, ए और बी दोनों। तो इससे हमें, अगर हम चौथे की बात करें तो दोनों लाभ प्राप्त होते हैं। पांचवा, वन से प्राप्त लकड़ी का उपयोग किसके लिए होता है? तो फर्नीचर के लिए, नाव, फलों की पेटियों के लिए, खेल का सामान या उपयुक्त सभी। तो बेसिकली सभी कामों के लिए वन से प्राप्त लकड़ी का उपयोग किया जाता है। किससे हमें भोजन, रेशा, बांस, रबड़, तेल, गोंद आदि प्राप्त होता है? तो हमें वनों से ये सभी प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन जल को वाष्प रूप में परिवर्तित कर वायुमंडल में छोड़ती रहती है? तो इसका सही उत्तर होगा वृक्षों की पत्तियां। इनमें से किसे पर्यावरणीय बफर कहा जाता है? तो वनों को पर्यावरणीय बफर कहा जाता है। कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाने के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं? तो कौन अवशोषित करता है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन छोड़ता है वायु में? तो हरे पौधे, ऑप्शन ए। 10वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाते हैं जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में वृद्धि होती है? तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में वृद्धि से किससे होती है? वनों द्वारा गिराई गई पत्तियों से। जो ह्यूमस आपका बनता है मिट्टी में, वो कहीं ना कहीं वनों की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। तो ये हमारा 21वां चैप्टर था। अब हम 22वां चैप्टर देखेंगे जिसमें हम बात करेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की। इसका पहला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? हमने जब यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक पढ़ी थी उसमें मैंने आपको कई बार बता दिया, जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस वन होते हैं या आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं वो सबसे ज्यादा भारत में पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। दूसरा, निम्नलिखित में से कहां सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वहां पर सदाबहार वन मिलेंगे आपको, और उसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको सदाबहार वृक्ष देखने के लिए मिलेंगे। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? यानी आपका जो बायोमास है वो कौन से आपके इकोसिस्टम में अधिकतम होता है? तो आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में बायोमास मैक्सिमम होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया गया है? अर्ध उष्णकटिबंधीय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। इसका सही उत्तर क्या होगा? खेजड़ी। देखिए भूल के भी यूकेलिप्टस मत लगा दीजिएगा, पहले ये इंपॉर्टेंट माना जाता था लेकिन अब इसको पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है। मैंने आपको बताया था एक एग्जाम में पूछा गया है, ये बेसिकली कहाँ की स्पेसीज है? ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की स्पेसीज है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अधिनियम जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ऑप्शन ए। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किसमें दिया जाता है? शैक्षिक एवं शोध संस्थाओं को, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को, वन्य जीव संरक्षकों को या उपयुक्त सभी को। तो ये सभी कैटेगरीज में ये दिया जाता है, ऑप्शन डी। 8वां, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी इसी महीने ये निकला है, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया था। मैंने इसके फोटोज अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किए हैं, वहां से आप उसको देखकर पढ़ सकते हैं। अगला देखते हैं, 9वां, किस देश में कुल सर्वाधिक प्रतिशत वन वनाच्छादित है? तो कौन से देश में सबसे ज्यादा वनाच्छादन आपको मिलेगा? सूरीनाम। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है किसका? बेसिकली अगर हम 10वें की बात करें तो इसका सही उत्तर है आनुवांशिक विभिन्नता की, ऑप्शन डी। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहां पर अवस्थित है? तो भारतीय वनस्पति शोध संस्थान आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अवस्थित है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 12वां, निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? आपका जूनिपर, सिल्वर फर, स्प्रूस। बेसिकली जो महोगनी है, ठीक है, ये आती है हार्डवुड की कैटेगरी में या कठोर लकड़ी की कैटेगरी में, जो हमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में देखने के लिए मिलेगी। तो इसका उत्तर होगा बी। महोगनी जो आपका होती है वो हमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में देखने के लिए मिलती है। 13वां, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता? तो कौन से राज्य में आपको सिनकोना वृक्ष देखने के लिए नहीं मिलेगा? छत्तीसगढ़ में सिनकोना आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा।
14वां, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का सर्वाधिक विस्तार है, यानी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं, जो अपनी पत्तियां साल में एक बार गिरा देते हैं, उसका सबसे ज्यादा विस्तार कहां पर है? एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा विस्तार उसका देखने के लिए मिलता है। सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? सागौन के वन और साल के वन ये आपकी कौन सी कैटेगरी में आते हैं वनों की? तो ये आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सदाबहार तो बिल्कुल नहीं होगा, कटीले वन भी नहीं होगा, पर्वतीय या माउंटेन फॉरेस्ट भी नहीं होते, ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 22वां चैप्टर था। अब हम 23वें चैप्टर की बात करेंगे, जिसमें हम वन संरक्षण के लिए सरकारी कानून और नीतियों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वैधानिक रूप से समर्पित है? मैंने आपको बताया था इसकी भारत में प्रकल्पना वैसे 1994 में काफी एक तरह से निकल कर आती है, रूल्स वगैरह इसके 1994 में बनाए जाते हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें इसकी बात की जाती है। तो ये हमारा पहले का ऑप्शन है बी। दूसरा देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में कितने अध्याय शामिल हैं? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में आपके टोटल 4 अध्याय शामिल हैं। तीसरा देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी को नियुक्त करने में कौन सक्षम आपका होता है? इसमें जो पावर दी गई है वो केंद्र सरकार को दी गई है। जंगल की देखभाल और हिस्सेदारी की नीति लागू होती है आदिवासी लोग, वन समुदाय, ग्रामीण या JFMCS? तो JFMCS इसका बेसिकली सही उत्तर नहीं होगा, आपको लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा देखिए अलग सा ही है। इसमें जो मेन आंसर हमारा होगा वो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं, लोकल कम्युनिटीज होती हैं, उसकी बेसिकली जिम्मेदारी ये होती है, ऑप्शन सी। पांचवा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में कितने अध्याय हैं? तो मैंने आपको कल बताया था जब हमने यूथ कंपटीशन टाइम्स वाली बुक डिस्कस की थी, तो उसमें टोटल 7 अध्याय आपके शामिल हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में 4 हैं, इसमें 7 है। छठा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में उल्लिखित धाराएं कितनी है? तो इसमें कितनी धाराएं हैं टोटल? इसमें 66 धाराएं हैं। 1878 के वन अधिनियम ने वनों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो इसने कितनी श्रेणियों में वनों को विभाजित किया गया है? इसमें सॉरी माफ कीजिए 66 धाराएं हैं। इसमें 7वें की अगर हम बात करें तो 4 भागों में इसमें विभाजित किया गया है वनों की श्रेणियों को। वन संरक्षण समिति में शामिल नहीं होते हैं वन रक्षक, वन अधिकारी, स्थानीय लोग या आम जनता। तो इसमें से जो आम जनता होती है वो इसमें शामिल नहीं होती। 9वां, किस अधिनियम के द्वारा भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया है? ये प्रश्न मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाला था। तो जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972 का, इसके तहत इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का गठन किया गया है। और अगर हम बात करें एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की, ठीक है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसका मुझे आप बताइए इसका गठन कौन से एक्ट के द्वारा किया गया है? ये प्रश्न भी पूछा गया है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अध्याय 3 में कितनी धाराएं हैं? तो अध्याय 3 की अगर हम बात करें तो इसमें धारा 3 से 8 तक शामिल है। 11वां देखते हैं, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के किस अध्याय में वन्य जीवों के शिकार की धाराएं हैं? तो वन्य जीवों के शिकार की धाराएं आपको अध्याय 3 में देखने के लिए मिलेंगी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किस अध्याय में राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य से संबंधित धारा है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य भी सिलेबस में है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसके तहत ये बेसिकली बनाए जाते हैं, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की कौन सी अध्याय या कौन सी धारा के तहत। तो 12वें का जो सही उत्तर है वो है आपका चैप्टर 4। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किस अध्याय में अपराधों की पहचान एवं विधिक धाराएं हैं, लीगल सेक्शंस हैं? ये आपके 13वें का सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी 6, अध्याय 6 या चैप्टर 6 में ये बात की गई है। 14वां देखते हैं, राष्ट्रीय वन नीति का मसौदा किस वर्ष में जारी किया गया? तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का मसौदा 2019 में जारी किया गया है, 14 का होगा डी। 15वें की अगर बात करें, किस अधिनियम में जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए त्रिस्तरीय या 3 टियर सिस्टम का उल्लेख किया गया है? तो अगर हम 15वें की बात करें तो बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 में त्रिस्तरीय या 3 टियर स्ट्रक्चर की बात की गई है, बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002। तो ये हमारा चैप्टर था 23वां। अब हम 24वें चैप्टर की बात करेंगे, जहां पर हम बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान कैसा है। पहला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन किसी देश की महत्वपूर्ण निधि तथा राष्ट्रीय उन्नति के घोतक होते हैं? तो वन जो है वो किसी देश की
महत्वपूर्ण निधि व राष्ट्रीय उन्नति के घोतक होते हैं। उगता हुआ वृक्ष प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक है, यह किसका कथन है? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है। वनों से हमें किस तरह का आर्थिक लाभ होता है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो हमें वनों से दोनों तरह के लाभ देखने के लिए मिलते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। लीसा किस वृक्ष से प्राप्त होता है? अच्छा प्रश्न है। लीसा हमें चीड़ के वृक्ष से या पाइन चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। इमारती लकड़ी प्राप्त होने वाले वृक्षों में से कौन नहीं है? साल, देवदार, चीड़, कटहल। तो बेसिकली कटहल जो वृक्ष है इससे हमें इमारती लकड़ी प्राप्त नहीं होती। कौन सा उद्योग वनों से प्राप्त कच्चे माल पर निर्भर करता है? तो कागज, दियासलाई, रबड़, ये तीनों ही वनों से प्राप्त होने वाले कच्चे माल पर निर्भर करते हैं। भारतीय वनों से प्राप्त उप उत्पाद में कौन नहीं है? कत्था, कुनैन, सीरा या मोम। इसमें से क्या आपका शामिल नहीं है? जो सीरा है वो इसमें शामिल नहीं होता। इनमें से कौन वर्षा के जल को स्पंज की भांति चूस लेते हैं? जैसे आपका फोम होता है, जब आप उस पर पानी गिराते हो तो वो उसको चूस लेता है। तो इसमें से उसकी तुलना किससे आप कर सकते हो? तो जो वन होते हैं वो बेसिकली वर्षा के जल को स्पंज की भांति चूस लेते हैं। इनमें से कौन वनों से प्राप्त होने वाला अप्रत्यक्ष लाभ है? तो कौन सा अप्रत्यक्ष लाभ है? समीपवर्ती भूमि के क्षरण को रोकना। आप सभी को पता है जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें, ये लेवल है, इनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं जो मिट्टी को आपस में बांधे रखती हैं। इसकी वजह से अगर बारिश वगैरह होती है तो वो मृदा का अपरदन होने से रोक देती है। किससे जलाने के लिए लकड़ी हमें प्राप्त होती है? तो वनों से हमें एक तरह से फ्यूल वुड इसको बोला जाता है, या फिर फायरवुड आप इसको बोल सकते हो। जब लकड़ी हमें प्राप्त वनों से होती है। तो ये हमारा चैप्टर था 24वां। आप 25वें चैप्टर की बात करते हैं, फॉरेस्ट इकोलॉजी। ये चैप्टर भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं। ये हमें क्या उगे मिलते हैं? इसमें जो लाइकेन्स होते हैं ये हमें उगे हुए इस पर मिलते हैं। वन पारिस्थितिकी के अध्ययन में शामिल है। तो फॉरेस्ट इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? वनस्पतियां, पशुएं, पारिस्थितिकी तंत्रों का अध्ययन, ये सभी हम इसमें पढ़ते हैं। तीसरा देखते हैं, पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ये मैं आपको बता चुका हूं जब हमने यूथ कंपटीशन टाइम्स के 8 प्रैक्टिस सेट किए थे, उसमें भी ये प्रश्न आया था। तो बेनेट द्वारा इसको बताया गया था। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सदाबहार पेड़ नहीं है? नीम, बबूल, शहतूत, इमली। तो इसमें से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? शहतूत का पेड़ आपका सदाबहार नहीं है। पादप वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? बालू, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी या बजरी। तो सबसे उपयुक्त इसमें आपका दोमट मिट्टी है, ऑप्शन बी। छठे की बात करें, एक पारितंत्र में कौन से दो घटक होते हैं? तो मैं आपको बता चुका था, बायोटिक और अबायोटिक, यानी जैविक और अजैविक घटक, ऑप्शन बी। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो हरे पौधे जो है वो उत्पादक घटक होते हैं, ऑप्शन डी। टैगा वन की विशेषता क्या है? टुंड्रा टैगा बहुत ठंडे इलाकों में होते हैं। तो ये आपको कहां पर मिलेगा टैगा वन? ऑप्शन सी, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की। निम्नलिखित में से किस कार्य से वन पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? तो बेसिकली आपका लकड़ी काटने से आपका वन पारिस्थितिकी संतुलन कहीं ना कहीं बिगड़ेगा। 10वां, जैविक घटक को विभाजित किया गया है किसमें? तो उत्पादक होते हैं, अपघटक होते हैं और आपका उपभोक्ता होते हैं। तो जैविक घटक को के सभी 3 प्रकार हो सकते हैं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी चैप्टर की, जिसमें हम इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम और क्रॉप साइकिल या फसल चक्रों की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समानांतर फसल का एक उदाहरण है। ये हमने यूथ कंपटीशन टाइम्स वाले बुक में भी देखा था, यहाँ पर रिपीट किया गया है वो प्रश्न। तो क्या उदाहरण है? गेहूं और सरसों का जो एग्जाम्पल है वो आपका समानांतर फसल का या पैरेलल क्रॉपिंग का उदाहरण है। भारतीय कृषि प्रणाली में निम्न उत्पादकता का क्या कारण है? आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, बिल्कुल ठीक। जोत का छोटा आकार, बिल्कुल ठीक। 80% से ज्यादा फार्मर हमारे यहाँ लघु और सीमांत है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम की भूमि है। अगर इतनी कम की भूमि होती है तो इसमें जो आप कह सकते हो कि मशीनीकरण करना बहुत कठिन होता है, और इसीलिए हमारे यहाँ उत्पादकता काफी कम है। उत्पादन की पिछड़ी तकनीक मैंने आपको बता दिया। इतने छोटे फसल जोत में आप मैकेनाइजेशन करोगे तो आपका खर्चा बहुत ज्यादा आने लगता है। तो इसलिए ये सभी तीनों ही इसके कारण है। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है, विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उगाना, रबी एवं खरीफ फसलों को एक साथ उगाना। देखिए, कई फसलें उगाना, मैंने आपको बताया था इसके 2 फैक्टर्स होते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग के। पहला, कई तरीके की फसलें उगाना। दूसरा, फसलों के साथ साथ आपका एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन भी करना। तो इसका जो सबसे अच्छा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, मिश्रित कृषि के 2 कंपोनेंट है। पहला, एक ही खेत में अलग अलग तरीके की फसलें उगाना। दूसरा, उसके साथ साथ पशुपालन भी करना। चौथा,
खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है, मृदा का कटाव कम होता है। तो इसमें सारे ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इस तरीके के प्रश्न आने की संभावना अच्छी है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? रिपीटेड प्रश्न है यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा से, तो काफी अच्छा ये प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा धान, मक्का और गेहूं, ऑप्शन ए। मक्के की खेती की जा सकती है किस मौसम में? बेसिकली जो मक्का है आपका, ये एक एनुअल क्रॉपिंग सिस्टम है, मतलब साल भर आप इसकी खेती कर सकते हो। तो छठे का ऑप्शन होगा डी। भारतीय कृषि प्रणाली में झूमिंग अथवा पैडा पद्धति क्या है? जंगल काटकर सूखने के लिए छोड़ना, रासायनिक खाद का अधिक उपयोग, सिंचाई या सूखी काश्त। तो इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न टेक्निक, इंग्लिश में स्लैश एंड बर्न, यानी जंगल को काटकर आप उसे जला सकते हो, वो वाली टेक्निक ये लोग अपनाते हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में। इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। वो आप टेलीग्राम ग्रुप में मैंने फोटो शेयर किया था कि अलग अलग क्षेत्र में इसको किस नाम से जाना जाता है, आप वहां से जाकर फाइल्स में जाकर इसको देख सकते हैं। आठवां देखते हैं, भारत में बागवानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य शस्यें कौन कौन सी हैं? तो भारत में जो बागवानी फसल के अंतर्गत उगाई जाती है वो हमारी चाय उगाई जाएगी, रबड़ है, नारियल है और कहवा, तो सारी ही हमारे यहाँ उगाई जाती है। नवा देखते हैं, केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो आपको पता है केरल को हमारा स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया बोला जाता है, स्पाइस गार्डन, तो यानी गरम मसालों के लिए फेमस है, ऑप्शन सी। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है आपका? अधिक फसल उगाना, हरी खाद का उपयोग, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम या आपका हरी वनस्पति। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हाई यील्ड वैरायटी क्रॉप्स, HYV सीड्स इसमें यूज किए गए थे, ठीक है। इसको आप बोलते हो मैक्सिकन ड्वार्फ वैरायटी, वो इसमें यूज की गई थी। और हरित क्रांति का जनक भारत में किसको माना जाता है? MS स्वामीनाथन को। किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? तो कौन से महीने में? रबी, खरीफ और जायद, ये तीनों आप प्लीज याद करके चलिएगा, इससे सीधे सीधे प्रश्न बन सकता है। तो रबी फसल की बुआई आपकी, जिसमें गेहूं शामिल है, अक्टूबर नवंबर में की जाती है। खरीफ याद रखिएगा, खरीफ में राइस आती है और चावल को पानी की जरूरत बहुत होती है, इसलिए इसको मानसून के शुरू होने से थोड़ा पहले उगाना शुरू कर दिया जाता है, ताकि जब मानसून आए तो वाटर की अवेलेबिलिटी जो उसको ग्रोथ पीरियड में चाहिए वो पूरी हो जाती है। अक्टूबर नवंबर में गेहूं की खेती आपकी की जाएगी, जो कि एक रबी फसल है। गेहूं हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, ये सभी आपके रबी फसल में आते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो सबसे ज्यादा एरिया आपका कौन सी फसल के अंतर्गत है? धान के अंतर्गत, ऑप्शन डी। 13वां, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, जहां पर इरिगेशन की फैसिलिटीज अच्छी हैं, उन क्षेत्रों में जायद के सीजन में कौन सी फसल आप उगाओगे? तो 13वें का जो सही उत्तर हमारा होगा वो होगा मूंग एवं उड़द की फसल। किस क्षेत्र के अंतर्गत, सॉरी, किस खेती के अंतर्गत किसान का सीधा संबंध राज्य से होता है? तो कौन सी इस खेती का क्या नाम है? काश्तकारी खेती, सामूहिक खेती, निगमित खेती या उपयुक्त खेती, या सारी की सारी खेतियों में राज्य से सीधा संबंध होगा? तो इसका जो उत्तर होगा काश्तकारी खेती में आपका स्टेट से सीधा संबंध किसान का होता है। 15वां, किस खेती के अंतर्गत जोतों एवं समस्त कृषि इनपुटों को एकत्र कर लिया जाता है? तो इसका जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा वो होगा सामूहिक खेती या कम्युनिटी फार्मिंग। ऐसी प्रणाली जिसमें फसलों को इस क्रम में बोया जाता है कि जिससे मृदा की उर्वरता शक्ति बनी रहे, इस प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो फसल चक्र। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अरहर नीलम, मूंगफली चंद्रा, सरसों वरुणा या मसूर की पंत L406। तो इसमें क्या सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए अरहर जो है वो नीलम अरहर की प्रजाति नहीं है, ये आपका गलत है। यह प्रश्न यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक में भी हम कर चुके हैं। 18वां, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ठीक है, खरीफ जिसमें चावल आता है आपका, तो इसमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो जो आपकी सरसों है वो खरीफ की फसल नहीं है, ऑप्शन डी। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है कहां पर? तो ये तमिलनाडु का जो तट है वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव माना जाता है, 19वें का होगा ऑप्शन बी। भारत में कृषि प्रणाली को समझा जाता है, तो देखिए भारत में इसको बेसिकली सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर बोला जाता है, यानी जीविकोपार्जन का एक साधन माना जाता है, तो 20वें का सबसे अच्छा ऑप्शन होगा ए। तो देखिए यही हमने पूरी बुक यहाँ पर खत्म कर ली है, जिसमें टोटल 26 टॉपिक थे और 26 चैप्टर थे। 13 चैप्टर हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए, 13 चैप्टर हमने पार्ट 2 में डिस्कस किए। इसके अलावा देखिए अब जो मैं अगली बुक ला रहा हूँ आपके लिए, वही ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के, जिसमें 12 प्रैक्टिस सेट है, उसके एक एक सेट को हम कवर करेंगे, जिसमें आपको लगभग 1200 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, तो वो आपकी तैयारी को काफी अच्छा करेगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आए हो दोनों तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उन वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो पाए। थैंक यू सो मच।